नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू उन्नति एजुकेशन। मैं हूं सीएस प्रतीक तलवार, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ उन्नति एजुकेशन। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं MCO 04 का क्वेश्चन पेपर, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आज बच्चों हम ये बिजनेस एनवायरनमेंट 2025 का पेपर करने जा रहे हैं, सॉल्व पेपर। इस वीडियो में मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। सिर्फ 20-25 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको पेपर की एक एक चीज बता दूंगा जिससे कि आपके पूरे मार्क्स आए। आंसर कैसे लिखने हैं, पूरे मार्क्स कैसे लाने हैं, सब बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द इंपैक्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म इफ दे बिलोंग्स टू द सेम इंडस्ट्री। आपको इस स्टेटमेंट का आंसर करना है। आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, रीड करते हैं आंसर आपके लिए। मैं क्या करके आपको समझाता हूं। स्टार्ट करते हैं आंसर से। बच्चों सिंपल लैंग्वेज में, सेम इंडस्ट्री की कंपनीज पर भी एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट सेम नहीं होता, और इसी को हम इस आंसर में बेसिकली प्रूफ करने वाले हैं हम। बच्चों आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपने मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। इट रेफर्स टू द ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसको, बिजनेस एंटरप्राइज को विद इन एन इकोनॉमी। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, पेस्टल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सारे एनवायरनमेंट। बच्चों ये जो फोर्सेस है ऑपरेट करती हैं यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडस्ट्रीज, लेकिन इसका इंपैक्ट डिफरेंट होता है फर्म टू फर्म। हर बिजनेस में इसका थोड़ा अलग इंपैक्ट होता है ड्यू टू वेरिएशन इन रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजीज, सबके विजन्स अलग हैं और एडेप्टेबिलिटी अलग है। तो इंपैक्ट देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है इकोनॉमिक फोर्सेस। अब इकोनॉमिक फोर्स में देखते हैं होता क्या है, लार्जर फर्म्स को उसका इतना इंपैक्ट नहीं आता जितना स्मॉलर फर्म्स को आता है। मतलब सर जो भी इन्फ्लेशन होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, फिस्कल पॉलिसी होती है, इट मे फेवर लार्ज फर्म विद फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बट स्मॉलर फर्म्स को इसके अंदर हाई रिस्क झेलना पड़ता है। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल। जिस फर्म के पास लीगल टीम स्ट्रांग है वो सरवाइव करेगी, जिसके पास लीगल टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है वो उसके लिए सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड स्टेबिलिटी इफेक्ट ईच फर्म डिपेंडिंग ऑन कंप्लायंसेबिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट। उसके बाद एक ही इंडस्ट्री में दो ब्रांड्स, सोशो कल्चर फोर्सेस। एक सोशल ट्रेंड के ऊपर चला जाता है, दूसरा नीचे, अगेन सेम फोर्सेस डिफरेंट इंपैक्ट। नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजिकल पे। जिस फर्म का R&D स्ट्रांग है वो ग्रो करेगा, जिस फर्म का नहीं है। सर R&D क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बच्चे जिसका रिसर्च अच्छा है, जैसे जिन कंपनीज ने सबसे पहले कोविड की मेडिसिन निकाली थी उनका रिसर्च स्ट्रांग था, तो आपके सामने उन्होंने कितना ज्यादा गेन भी किया है। तो यही रिसर्च की बात हो रही है। जिनका ओल्ड मशीनरी है, जो ज्यादा रिसर्च नहीं कर रहे, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं डेमोग्राफिक फोर्सेस पे। अगर आपका प्रोडक्ट यूथ के लिए है तो डेमोग्राफिक चेंज का इंपैक्ट अलग होएगा, सीनियर सिटीजन के लिए होएगा तो वो अलग होएगा। इसके अंदर लिखा भी हुआ है, चेंज इन पॉपुलेशन, एज स्ट्रक्चर एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट फॉर्म डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेगमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल एंड इकोलॉजिकल फोर्स। इको फ्रेंडली फॉर्म इजीली अडेप्ट कर लेंगी, जो जैसे आजकल टाटा वगैरह ने EV वगैरह आया है तो उन्होंने फटाफट अडेप्ट किए हैं। तो जो फर्म इजीली अडेप्ट करती है वो जल्दी से चेंज कर पाती हैं और बिजनेस में अच्छा पोटेंशियल या अच्छा रन बनाए रखती हैं। जो भी पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री होगी उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी और उन्हें लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो बच्चों कंक्लूजन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। कीवर्ड एंकर्स मैंने आपको दे दिया है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, सारा दे दिया है आंसर में। अब हम बढ़ते हैं सेकंड आंसर के लिए। यह था क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। एक और बात, अपने पहले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और वीडियो पॉज करके आंसर के नोट्स बना लो, और पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। स्टार्ट करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन से। चलो बच्चों बी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द नीड ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग इन द करंट बिजनेस एनवायरनमेंट। ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन है, बस आपको क्लियरली बताना है आपको कुछ स्कैनिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों 7 पॉइंट क्लियरली आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। हेडिंग्स आपको ऐसे ही लिखने जैसे मैंने लिखी है। तो देखते हैं आंसर को। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या चीज है, सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट both the factors internal and external
दैट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस परफॉर्मेंस। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ट्रेंड्स एंड चेंजेस। आपको क्या करना है? ट्रेंड और चेंजेस को भी कंसीडर करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, सोशल और लीगल फैक्टर बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है, स्कैनिंग उससे रीडेबल बना देती है। मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है और स्कैनिंग उसको थोड़ी सिंप्लीफाई और रीडेबल बना देती है, और जो भी कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं उन्हें बेटर डिसीजन में कन्वर्ट कर देती है। सेकेंड पॉइंट में वो आपको बोल रहा है बच्चों, आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मतलब आप जब भी कॉन्टिन्यूसली स्कैनिंग करते हो तो आप क्या कर लेते हो? डिटेक्ट कर लेते हो अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट, टेक्नोलॉजीज और पॉलिसीज। सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? इन्वायरमेंटल डाटा हेल्प करता है, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करता है मैनेजर्स की कि वो रियलिस्टिक गोल बनाए और एक एप्रोप्रिएट डिजाइनिंग स्ट्रेटेजीज बनाए। बच्चों स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? प्लान ऑफ एक्शन। एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाए जिससे कि आपका गोल अचीव हो सके। जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उन्हें कॉपी करना है, उन्हें फ्रीक्वेंटली अडॉप्ट करना है। असेस करना है, कैलकुलेट, असेसिंग मतलब हो गया कैलकुलेट करना है कंपटीशन और मार्केट ट्रेंड्स। जितना ज्यादा मॉनिटर करोगे और अडॉप्ट करोगे उतने जल्दी आप ग्रो करेंगे। इंश्योर करना है रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस की वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा। और उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एडेप्टेबिलिटी है उससे प्रोएक्टिवली हमें अडॉप्ट करना है और हमें ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट करना है टू चेंज रादर देन रिएक्ट टू द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को रिएक्शन से कोई काम नहीं बनेगा, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज तो होना ही पड़ेगा। आपको सारी चीजों का फोरकास्ट और रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सपोर्टिव इनोवेशन एंड ग्रोथ लेके आनी पड़ेगी न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज के थ्रू। तो मैं ये कह सकता हूं आज का इन्वायरमेंट वॉलेटाइल है, कॉम्प्लेक्स है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं जिससे कि आप अच्छी स्ट्रेटेजी बना सके और अपने बिजनेस को आगे ले जा सके। बेटा आंसर की स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना, मैं आपको अंदर के पॉइंट समझा रहा हूं ताकि आप इसे फटाफट याद कर सके। अब आते हैं डिस्कस द रोल ऑफ सेबी इन रेगुलेटिंग द इशू ऑफ कैपिटल। अब अगर आप मार्केट से पैसा उठा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ कैपिटल। सेबी का क्या रोल है इसके अंदर और वो कैसे शेयर होल्डर की प्रोटेक्शन करेगा? तो देखते हैं सेबी कब आया था? 1988 में, और उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1992 में अंडर द सेबी एक्ट। और ये डेवलप करता है सिक्योरिटीज मार्केट को। बेसिकली इसका काम होता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले तो रेगुलेटिंग पब्लिक इशू। जब भी एक कंपनी आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, तो इसका क्या काम होता है? सारे नॉर्म्स देखना, इन्वेस्टर्स को फुल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना ताकि वो सिक्योरिटीज ले सके। गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है ताकि जनरल पब्लिक के साथ गलत ना हो। अप्रूवल ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, हम सेबी को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डालते हैं, उनको बताते हैं कि सर हम कहाँ का पैसा लगाएंगे, कैसे कैसे शेयर होल्डर से पैसा लगाएंगे और हमने इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस फॉलो करी है नहीं करी, एक एक चीज़ बताते हैं। फिर उस इशू की प्राइसिंग होती है, हम उसको डिटरमाइन करते हैं कि इशू प्राइस क्या होना चाहिए। फिर अंडर राइटिंग एंड अलॉटमेंट प्रोसीजर, मतलब कि हमें देखना है कि अंडर राइटिंग होता है जैसे कोई कंपनी अंडरटेक करती है कि हम आपका शेयर बेचेंगे, और इसके अंदर क्या होता है? प्रिवेंटिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और मैनिपुलेशन। ये नहीं होना चाहिए आप किसी को और को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, मेरे दोस्त को शेयर मिल गए लेकिन आपको ना मिले, ऐसा नहीं। पब्लिक को शेयर्स मिलेंगे और कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगी। सेबी सारे मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर, रजिस्ट्रार जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उन सबकी कंडक्ट और अकाउंटेबिलिटी में नजर रखता है और ट्रेडिंग अप्रूवल्स देता है ताकि कोई भी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस ना हो सके। प्राइस रिगिंग मतलब जो प्राइस की मैनिपुलेशन हो रही है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जब आपको अंदर की इंफॉर्मेशन पता है और मिसलीडिंग कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी, जो भी आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा आपको वो ही करना पड़ेगा। रोल क्या है सेबी का? फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, रेगुलेटिंग टेक ओवर्स ताकि आपकी कंपनी को कोई बाहर का आके ना खरीद ले, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग करके अननेसेसरी प्रॉफिट ना कमाए और जनरल पब्लिक को लॉस ना हो, इन्वेस्टर की ग्रीवियंस अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो उसे रिड्रेस किया जा सके, इन्वेस्टर को प्रमोट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है ताकि जो भी एजुकेशन मटेरियल्स है उसे प्रमोट करके हम उन तक फ्री पहुंचाए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है
और प्रोहिबिट होती है, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी उसको प्रोहिबिट किया गया है। बच्चों एक कंक्लूजन है, फिर से कीवर्ड एंकर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इंडिया इज ऑन अ वे टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बच्चे सबसे पहले आते हैं मनी मार्केट। ये एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जो किससे डील करती है, शॉर्ट टर्म फंड से। सर और भी कोई मार्केट होती है? हाँ बच्चों, कैपिटल मार्केट भी होती है, जिसके अंदर आईपीओ रिलीज होता है, जो आपकी जो स्टॉक मार्केट होती है उसे हम बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सपोर्टिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, और अनेबल क्या करना है, मॉनेटरी पॉलिसीज को। बेसिकली इनका काम क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इफेक्टिव सेंट्रल बैंक। जो भी डेवलप्ड मनी मार्केट है वो उसको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक चाहिए। आरबीआई रेगुलेट करता है लिक्विडिटी थ्रू सीआरआर और सीएलआर। बच्चे ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे पार्ट है जिससे कि जो आरबीआई है प्रॉपर रेगुलेट कर सके। प्रॉपर कमर्शियल बैंक का एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है, चाहे वो पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या फॉरेन बैंक्स हो, ताकि आप सबकी एलोकेशन, जिन जिनको पैसे की जरूरत है उनको शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड किए जा सके, और जिनको इन्वेस्ट करने हैं अच्छे से इन्वेस्ट किया जा सके। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सब मार्केट। अब इसके अंदर क्या होता है, कॉल मनी मार्केट, टी बिल्स, आपको पता ना एक टी बिल 25,000 से कम का नहीं होता। आरबीआई को भी अगर पैसा उठाना तो वहां से जाके वो उठा सकता है। कमर्शियल पेपर, जब कंपनीज को पैसे उठाने हैं, सारे वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। बच्चे ये सिर्फ तरीके हैं पैसे उठाने के। जब आरबीआई उठाता है, तो वो ट्रेजरी बिल्स उठाता है। जब कंपनी उठाती है तो कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू उठाती है। उसके बाद आते हैं बच्चे इंटीग्रेशन अमंग सब मार्केट्स, इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन। जो भी बच्चे एक डेवलप मार्केट होगी ना, वो एक क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है आपके सब मार्केट्स के बीच में। इंटरेस्ट रेट्स बच्चे जो कॉल मनी के होते हैं, टी बिल्स के होते हैं, कमर्शियल पेपर के होते हैं, वो बच्चे इंडिकेट करते हैं इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन। और आपकी आती है फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो भी डेवलप मार्केट होती है वो एक हार्मोनाइज रेट्स दिखाते हैं। एक रेपो सिस्टम है जो इंप्रूव्ड इंटरेस्ट रेट अलाइन करते हैं इंडिया के साथ। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनबीएफसीज, बच्चे वही है पार्टिसिपेशन। एनबीएफसीज जो होते हैं, एलआईसी हो गया, यूटीआई हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, वो प्रॉपर मार्केट की लिक्विडिटी बनाने में हेल्प करते हैं। वेल डेवलप्ड सेकेंडरी मार्केट है बच्चों, मतलब कि जैसे डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये बच्चे सेकेंडरी मार्केट में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेते हैं। अ हॉलमार्क ऑफ डेवलप्ड मार्केट्स, मतलब किसी की भी पैसे की नीड है अच्छे से पूरी करी जाती है। प्रॉपर सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है, आरटीजीएस, नेफ्ट, तो पेमेंट्स ईजी हो गई हैं। हम इंटीग्रेट, फिर से कंबाइन कर रहे हैं। इंटीग्रेट के अंदर क्या मतलब हो गया, कंबाइन कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के साथ, और इफेक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं किनको, पॉलिसीज को, टूल्स को, स्टेबिलिटी को। एक एक लाइन मैंने आपको बताई है, आराम से सॉल्यूशन देखेंगे और उसे रीड आउट करेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है, इनकी क्या ड्यूटीज और पावर है। इनका सबसे पहला तो काम है प्रमोशन ऑफ कंपटीशन। जितना ज़्यादा कंपटीशन होएगा उतनी अच्छी चीज़ें मिलेगी, उतना प्राइस कम होएगा। कोई भी बंदा एंटी मतलब कंपटीशन खत्म करेगा तो हमें एक एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बना दिया है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आप कंपटीशन खत्म नहीं करोगे। जब से कंपटीशन आया तभी रेट सस्ते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी आई है। आप अपनी पावर का अब्यूज नहीं करोगे, मतलब अगर आपके पास डोमिनेंट पोजीशन है, आप कोई प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी लेट डाउन कर सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स कम है और आप किसी भी चीज़ का प्राइस तय कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट या पब्लिक के साथ उनको हैरेस करेंगे और उससे अननेसेसरी मनी चार्ज करेंगे। रेगुलेशन एंड कॉम्बिनेशन सिंपल है, मर्जर एक्विजिशन, वोडाफोन आइडिया का हो गया, वीआई बन गया। ये कंज्यूमर की प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है, प्रॉपर अवेयरनेस रखनी है। किस चीज़ में, ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, कंसल्टिव वर्कशॉप्स हो रही है, ताकि हमें क्या मिल सके, टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ कंपटीशन अमंग बिजनेस। आपका क्या रोल रहता है, एडवाइजरी रोल रहता है। गवर्नमेंट बेसिक क्या कर रही है, पॉलिसी मैटर्स जो इफेक्ट करते हैं कंपटीशन को, उन्हें रिकमेंड कर रही है एंड रिकमेंड रिफॉर्म्स। जहां जहां उन्हें जरूरी लगेगा वो रिकमेंड करेंगी। ड्यूटीज क्या है इनकी, एलिमिनेट करना एंटी कॉम्पिटिटिव, कंज्यूमर का राइट बचाना, प्रमोट करना फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कंडक्ट करना मार्केट की स्टडीज जो जरूरी हैं, पब्लिश करना रिपोर्ट्स और गाइडलाइंस को। पावर क्या है, कभी भी जाके इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इशू एंड सीज कर सकती है, पेनल्टीज लगा सकती है, कोई भी कॉम्बिनेशन जो उनको सही लग रहा है वो इशू कर सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, रिकॉर्ड्स मंगवा सकती है, रेलेवेंट डाटा मंगवा सकती है, ऑथराइज सर्च एंड सीजर ऑपरेशन, और कोई भी ऑर्डर सुना सकती है। जो उनको ठीक लगेगा वो वाला काम
कर सकते हैं बच्चों। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO और स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विस इंस्टीट्यूट SISI। तो बच्चों बेसिकली ये इस्टेब्लिश हुई थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने करी थी। ये एक एपेक्स बॉडी है जो क्या प्रमोट करती है, कोऑर्डिनेटिंग और हेल्प किस में करती है, डेवलपमेंट में। किसकी, SSI की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। बेसिकली जो भी इनकी पॉलिसीज होती है वो रीजनल लेवल पे होती है और ये एक मेजर इंडस्ट्रियल टाउन सेटअप में हेल्प करता है। तो बच्चों पॉलिसी जो भी फॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ये किसके लिए है, फ्रेमिंग पॉलिसी, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। बेनिफिट कौन उठाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज। इट इज द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसी फॉर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट। हम चाहते हैं एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। ये एक लोकल लेवल गाइडेंस है, एक्सटेंशन है और ये टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है किनको, एंटरप्रेन्योर्स को। उसके बाद आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। ये बोथ द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मेन टारगेट क्या है, इंडिया में स्किल्स प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, कॉम्पिटेंट स्किल मैन पावर प्रोवाइड करना, टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना ताकि आप एक अच्छा लेआउट तैयार कर सको, क्वालिटी कंट्रोल कर सको और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओ। क्यों, क्योंकि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस पे काम करना है। तो बच्चों मेन SSI का मार्केटिंग में क्या काम होता है, फिर से SSI का मार्केटिंग में क्या काम है, ट्रेड फेयर्स लगाना, एग्जीबिशंस लगाना, बायर और सेलर वहां पर क्या करेंगे, मीट करेंगे और हेल्प करेंगे किसमें, एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स में। फाइनेंशियल असिस्टेंस फैसिलिटेशन, मतलब अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट्स है तो बैंक आपको इंश्योर करता है क्रेडिट फ्लो ताकि आपका बिजनेस स्मूथ चले। रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट करते हैं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स लेके आओ, प्रमोट करो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, इंडिया को आगे लेके चलो। और मॉडर्नाइजेशन तो आपको पता ही है हर बिजनेस के लिए जरूरी है। बच्चों ये सारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के साथ इधर लिख दिया है, आंसर आराम से नोट डाउन करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे ताकि मैं एक एक चीज समझा सकूं, आपसे सुनते चले जाओ और ये हेडिंग्स पेपर में ऐसे लिखाना और बीच में जो आपको समझा रहा हूं, देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। FTP क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है बच्चों, एक्सपोर्ट प्रमोशन है टू इनहेंस अ कंट्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। एक प्रॉपर स्ट्रेंथ करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में और हमारा एक्सपोर्ट की पॉलिसीज में, इंसेंटिव्स में। बेसिकली हमने एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च करी, एग्जांपल के लिए ये पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क बनाया, किसके लिए, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम वर इंट्रोड्यूस टू रिवॉर्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। बच्चों एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा देश ग्रो करता है, तो उसके लिए प्रॉपर काउंसिल्स बनाए गए हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स हो रही है, प्रॉपर प्रमोशन हो रही है ट्रेड फेयर्स के थ्रू। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं जहाँ पर कोई सरकार टैक्स नहीं लगा रही और टैक्स की पूरी एग्जम्पशंस है, ड्यूटी एग्जम्पशंस दे रही है। एग्जिम बैंक उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दे रहा है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, कॉपरेशन कर रही है ताकि हम मार्केट का एक्सेस कर सको। ई कॉमर्स, कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, DGFT के ऑनलाइन पोर्टल्स ओपन है आप लोगों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, अच्छे अच्छे लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और जो भी एक्सपोर्ट के लिए जरूरी हब्स हैं वो बनाने में, और बहुत इंसेंटिवाइज कर रही है, बहुत बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। प्रमोशन किसकी कर रही है, MSME और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की, रूरल एक्सपोर्टर्स की। फिर से बच्चे आंसर आपकी स्क्रीन पे है, आराम से देख लेंगे। सर WTO का क्या रोल है इन प्रमोटिंग ग्लोबल ट्रेड। एक पहले एग्रीमेंट आया था GATT, फिर बाद में आया था GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो क्या कंडक्ट करता है, फ्री फेयर एक प्रेडिक्टेबल ट्रेड करता है, ठीक है ना, ताकि कोई भी बैरियर ना रह जाए और हर जगह कॉपरेशन मिले और काम अच्छे से हो। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, हम मिलके एक काम करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उर्ग्रे राउंड हुआ था इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ था, प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड। अब क्या है, फ्री ट्रेड करेंगे, टैरिफ कोटास हटा दिए गए, मैं कह रहा हूं बहुत नेग्लिजिबल रहे ताकि ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम बढ़े। कोई भी अगर ट्रेड के दौरान लड़ाई होती है तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया DSB का, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब वो जैसे हमारे यहाँ पर कोर्ट होते हैं और इनके लिए DSB होते हैं। कोई भी ट्रेड पॉलिसी आप रख रहे हैं तो उसको WTO रिव्यू करेगा
कि वो फेवर में है कि नहीं है। इंटीग्रेट कंबाइन करेगा सारी डेवलपिंग कंट्रीज को और उन्हें एक स्पेशल प्रोविजन देगा ताकि वो अच्छे से डेवलप कर पाए। इंडिया को भी मिला है थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस, प्रॉपर टेक्निकल असिस्टेंस दी जाएगी, लॉन्गर एडजस्टमेंट पीरियड्स रहेंगे। फिर से गैट्स लेके आया गया, इस बार सर्विस भी कवर करेंगे। ट्रिप्स एग्रीमेंट लेके आया गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी कवर करेंगे। ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स लेके आए गए ताकि कोई भी पॉलिसीज ऐसी ना हो जो बिजनेस को डिसॉर्ट करे। और सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड बैंक मिलकर उसके ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग का भी ध्यान रखा गया है। तो बच्चों आईपीआर क्या होता है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बता दो बेटे बच्चों। अब जैसे इन्वेंशंस, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, नाइकी का साइन, नेम, डिजाइन, इन सबको कोई और यूज ना कर ले, आपकी हार्डकोर मेहनत को कोई यूज ना कर ले, आपकी क्रिएटिविटी को कोई यूज ना कर ले। एक प्रॉपर फेयर कंपटीशन बनाया गया ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू। रोल क्या था, ताकि बंदा इनोवेट करे, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया लेके आए, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स लेके आए और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिले। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, जैसे हमने कोविड की मेडिसिन बनाई तो हमने लोगों को ट्रांसफर दिया, राइट्स करें कि अब आप भी बना सकते हो, हमें उसके अंदर बेनिफिट मिलता रहेगा, पैसे आते रहेंगे। प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे, नई चीज़ें लेके आओगे, उतना बेनिफिट है और आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, आईपीआर ले सकते हो उस प्रोसेस के ऊपर। क्वालिटी और ओरिजिन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जाम्पल किसी जगह की कोई चीज़ अच्छी है, जैसे वेस्ट बंगाल में कहते हैं साड़ी अच्छी है, तो हम उसके ऊपर भी एक ले सकते हैं राइट्स कि हमारे यहाँ, उसको बोलते हैं रीजनल वाइज लेना राइट्स को। जोग्राफिकल इंडिकेशंस, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस, अगर आपका जितना क्वालिटी रहेगा और क्वालिटी पेटेंटेड है, या अगर लोगों को पता है ये ट्रेडमार्क, जैसे नाइकी हो गया, इंडिया के हम कहते हैं मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो अगर हम उसके ऊपर राइट्स ले लें ताकि कोई और उस प्रोडक्ट को ना बना पाए। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, मैंगोज हो गए, हमारी कहते हैं ना कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया जो कि इंडिया में सबसे अच्छा जा रहा है, तो हमें उसके ऊपर जोग्राफिकल इंडिकेशन राइट्स लेने चाहिए कि ये इंडिया से आया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर राइट्स होते हैं, जैसे जापान ने इंडिया को टेक्नोलॉजी दी है। सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी से इकोनॉमी बढ़ती है, ग्रोथ मिलती है और पायरेसी रुकती है, पायरेसी रुकती है। आराम से पढ़ेंगे बच्चों, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है। अब आपके सामने आ रहा है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोलीज, आप देख रहे हैं आंसर। बच्चे पेपर में ना ये बेसिस जरूर लिखना, इसके बिना एक्सप्लेन मत करना। अगर इसके बिना एक्सप्लेन करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपको पता भी नहीं रहेगा। आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। फिर से पेपर में जाने से पहले 5 इयर्स के पेपर कर लो, हमारी टीम से कांटेक्ट करके सॉल्यूशन ले लो। अगर आपको कोई भी पेपर चाहिए, किसी का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारी वेबसाइट पर चले जाओ, unnatieducations.com पे देखिए इग्नू लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पर चले जाएंगे, आपको सब चीज़ें मिलेगी। असाइनमेंट, एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, गेस्ट पेपर चाहिए हो, इग्नू नोट्स बच्चों, अंडर ग्रेजुएट नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज नोट्स, हमने सब लगा दिए बच्चों। आप देख रहे हैं आपका कोर्स कौन सा है, सिलेक्ट करेंगे और आप सारे पेपर्स देख सकते हैं। और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उन्नति एजुकेशन मिल गया है। हम सबसे पहले सारे पेपर्स के सॉल्यूशन लगाते हैं, सबसे पहले देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अभी बेल आइकन दबाना है ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।